Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। तो ये है हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं उनसे क्या स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है उनको भी कुछ चीज़ों के बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन भी हैं। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ये छोटी चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं उनको मैंडेटरी है पता होना। तो देखिए, ये क्वेश्चन है सबसे पहला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जैसे चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे चेक्स में भी टाइप ऑफ चेक होते हैं, क्रॉस्ड चेक हो गया, है ना, बेयरर चेक हो गया, ऑर्डर चेक हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसके बारे में मैं अभी बता नहीं रही हूँ, इसको आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा चीज़ें, है ना। ये सब मैं बस टॉपिक ही बता रही हूँ। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो फेवरेट टॉपिक होता है, मैं आपको बता रही हूँ। जो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल होते हैं वो फेवरेट टॉपिक उनका होता है बैलेंस शीट। मेरा इंटरव्यू बैलेंस शीट से शुरू हुआ था, बैलेंस शीट के आइटम्स पर ही खत्म हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बैलेंस शीट के आइटम पर ही खत्म हो गया, मतलब कि बैलेंस शीट में जो जो भी चीज़ें आती हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट्स, उसमें भी लाइबिलिटीज के कई पार्ट होते हैं, करेंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज। एसेट्स में भी कई पार्ट होते हैं, करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में पढ़ना है। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़, टाइप ऑफ एसेट्स, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, वो होता है रेशियो। कि रेशियो क्या होता है, रेशियो कितने तरह के होते हैं, क्या क्या रेशियो होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज ये आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। करेंट रेशियो होते हैं और कई तरह के रेशियो होते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नाम याद नहीं है अभी, लेकिन आप रेशियो सर्च करोगे तो उसमें टाइप ऑफ रेशियो भी आप सर्च करिएगा तो आपको हर के नाम पता चल जाएंगे, और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर उन्होंने किसी भी रेशियो को उठा के पूछ लिया तो आप थोड़ा सा आंसर दे सको, ठीक है। तो रेशियो की क्यों रेशियो हम निकालते हैं, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होती है, तो थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए रेशियो के बारे में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक टॉपिक आता है जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस बिटवीन है, क्या उनके बीच में अंतर है ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक बहुत ही आसान से टॉपिक है, लेकिन इनको एक बार पढ़ के जाना जरूर। तो आपको पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, इनके डिफरेंस बिटवीन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत फेवरेट टॉपिक होता है वहाँ पे इंटरव्यूअर्स का। अच्छा, आगे देख लीजिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो देखिए प्रायोरिटी सेक्टर में फ्रेंड्स कई सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर क्यों लाया गया, प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में क्यों बात की गई, उसके तहत क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें। मतलब प्रायोरिटी सेक्टर भी एक बहुत ही मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। और मैं आप ये सजेस्ट करूँगी जो लोग नॉन कॉमर्स के भी हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं, उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं पार्ट्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स को क्या टारगेट दिया गया है प्रायोरिटी सेक्टर्स का, आरआरबीज को क्या टारगेट दिया है प्रायोरिटी सेक्टर्स का। टारगेट्स जो होते हैं वो परसेंटेज में दिए जाते हैं, उसमें फिर सब टारगेट भी होते हैं कि मान लीजिए कि अगर उनको बोला गया कि आपको 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर में काम करना है, तो 40% प्रायोरिटी सेक्टर्स के कई टाइप होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है टाइप्स, ठीक है।
क्या क्या टाइप्स होते हैं, आपको ये पता करना है कि कितने टाइप के होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स में, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें। आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन पर्पज से आता है, फार्मर्स के लिए आता है, एमएसएमईज भी प्रायोरिटी सेक्टर्स में ही कवर होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि कितने कितने चीज़ें आती हैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर। फिर आपको पता करना है कि जो पीएसबीज है, पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स है, और जो आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक्स है, इन दोनों को क्या क्या टारगेट्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, ठीक है। तो इन दोनों को टारगेट पता करना है। उसके बाद फिर जितने टाइप्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एमएसएमईज भी आता है, रिन्यूएबल एनर्जीज भी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है जैसे पार्क वार्क बनाने, ये सब चीज़ें हैं ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें भी आती हैं, एजुकेशन लोन्स भी आते हैं। तो सब टारगेट क्या है, जैसे मान लो इनको 40% अलॉट कर दिया गया, ठीक है, आपको 40% अपने जो लोन बांटने वो प्रायोरिटी सेक्टर में बांटने हैं। तो 40% में भी देखो एग्रीकल्चर में मान लो ये राइट नहीं है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मान लो एग्रीकल्चर में आपको इस 40% का 20% देना है, ठीक है। 7.5 जो परसेंट जो है उसको देना है, एमएसएमईज को देना है ना, 10% किसी और पार्ट को देना है। तो इस तरीके से भी होता है, मतलब 40% को भी अगेन डिवाइडेशन करना है। तो इस तरीके से टारगेट्स दिए हुए, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं प्रायोरिटी सेक्टर पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। अगर आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं ईजी सा वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। एक 5-6 मिनट का वीडियो मैं बना दूंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, या कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में आपको चाहिए अगर वीडियो, तो मैं उसके लिए एक 5-6 मिनट का वीडियो बना दूंगी। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा, आगे देखिए, हाइपोथिकेशन क्या होता है, प्लेज क्या होता है, मॉर्टगेज क्या होता है। तो इस बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्टगेज। अगेन ये मैं वही फिर से कहूँगी कि जो नॉन कॉमर्स के भी हैं उनको भी पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे हर जो चीज़ें होती थी बैंकिंग में, वो सब चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी, सारी की सारी चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी। जर्नल, लेजर, डे बुक, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी हाथ से। लेकिन वो जो टाइम था वहाँ उस टाइम कस्टमर भी कम हुआ करते थे और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, वो बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब कस्टमर बढ़ते गए, अब देखिए एक एक ब्रांच में मैं आपको बता रही हूँ लगभग 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे कस्टमर्स होते हैं एक एक ब्रांच में, मैं आपको बता रही हूँ। तो इतने सारे लोगों की डेली डेली एंट्रीज करना, उसको जर्नल से लेजर में पोस्ट करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं रहा था। तो इसीलिए एक सीबीएस बनाया गया। और सीबीएस का एक ये भी फायदा था कि आप किसी भी ब्रांच के, एक ही अगर आप बैंक के हैं तो किसी भी ब्रांच में बैठ करके किसी और किसी और कस्टमर का, जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर है जो एसबीआई में जिसका अकाउंट है, मगर उसकी जो ब्रांच है वो सिविल लाइंस शाखा में है, ठीक है, सिविल लाइन शाखा में है। सिविल लाइंस तो हर जगह होता है, सिविल लाइन शाखा में है। लेकिन अब उसको अपना अकाउंट चेक कराना है, वो गया है अहमदाबाद या गुजरात, वो चला गया, अब उसको अपना अकाउंट चेक कराना है। तो अब वहां से वो सिविल लाइन शाखा में तो आ नहीं सकता, तो अहमदाबाद या गुजरात की, मान लीजिए सिविल लाइन शाखा दिल्ली में उसका है, ठीक है, दिल्ली में उसका है, तो अब वो अहमदाबाद या गुजरात चला गया है, तो अब वो दिल्ली तो जाएगा नहीं वहाँ अपना अकाउंट चेक कराने के लिए। तो फिर वो अहमदाबाद, गुजरात में भी सीबीएस की हेल्प से, सीबीएस में ये होता है कि आपका कहीं का भी खाता हो, अगर उसी बैंक का है तो आप कहीं पे भी चेक करा सकते हो, इवन विड्रॉल भी कर सकते हो। देखिए एटीएम वगैरह जब आ गया है तो विड्रॉल भी कर सकते हो, अगर आपके पास चेकबुक है तो भी आप विड्रॉल कर सकते हो, उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, बट आप विड्रॉल कर सकते हो इमरजेंसी में, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो सीबीएस में ये फ़ायदा है। अच्छा, इसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स मैं कहूँगी, इस टॉपिक के लिए भी मैं कहूँगी आप पहले तो खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा, लेकिन अगर आपको ना समझ में आए तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारे देश का, मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। तो मॉनिटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आरबीआई जो होती है वो डिफरेंट उनके रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर होता है, ठीक है, सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये सारे जो उनके होते हैं टूल्स होते हैं, ये मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से, जिसके रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके वो देश में जो है एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है आरबीआई, ठीक है।
तो उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए देश में मंदी आ गई या फिर इन्फ्लेशन आ गया, प्राइस जो है चीज़ों के बढ़ने लग गए, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो देखिए सभी लोग उस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से आरबीआई जो है इस प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश करती है। तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी। अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल लेक्चर आपके लिए बना दूंगी। एक ये टॉपिक है और एक ये टॉपिक है, ठीक है। लेकिन वैसे भी अगर आप नेट पे देखोगे तो फिर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो अच्छा, एक होता है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? नेटवर्थ भी आप बैलेंस शीट से ही उसको इंटरप्रेट करोगे, नेटवर्थ भी। तो ये भी एक टॉपिक होता है पढ़ने का, ये छोटे सा फॉर्मूला होता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पे देखोगे तो कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगेन मैं वही बात कहूंगी कि बहुत ही वास्ट एरिया है इंटरव्यू, कहीं से भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है, पर जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पुट अप होते हैं मैं वही क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये था हमारे इस सीरीज का पार्ट 2। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस लगे होंगे, अच्छे क्वेश्चंस लगे होंगे और बेनिफिशियल लगे होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, बेनिफिशियल लगा है आपको लेक्चर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग शेयर नहीं करते हो, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, ताकि हमारा जो चैनल है वो और भी ज़्यादा ग्रो कर सके। क्योंकि हम लोग को अगर आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो इसमें जितना भी टाइम लगता है, तो उसमें ये रहता है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो हो। तो आप लोगों को जो बेनिफिट होता है हमारे चैनल से, तो थोड़ा सा हम लोगों की भी हेल्प करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।